आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास इसका चैप्टर 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? तो चलिए इसको करते हैं। वाइमर गणराज्य के द्वारा जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा वे निम्नलिखित थी। गणराज्य के सामने सबसे बड़ी समस्या वायसराय की संधि थी। इसी संधि के कारण ही इसकी जनता ने उसे अच्छी सरकार नहीं समझा। इसका कारण यह था कि युद्ध को शुरू करने के लिए केवल विजित शक्तियों ने जर्मनी को ही उत्तरदायी ठहराया तथा जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। जर्मनी के लोगों ने वायसराय की संधि का विरोध किया क्योंकि इसमें न केवल कठोर एवं हानिकारक शर्तें लाई दी गई थी अपितु ये सारे देश में अपमानजनक तरीके से थोपी भी गई थी। जर्मनी के प्रतिनिधियों पर व्यंग कसे गए थे, विशेषकर जर्मनी के पुराने शत्रु फ्रांस द्वारा। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। जर्मनी ने अपने समुद्र पार सभी उपनिवेश लगभग 1/10 भाग जनसंख्या 13% अपना भूभाग 75% इस्पात लौ खोया एवं 26% अपना कोयला भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एवं लिथुआनिया को दिया। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने के लिए इसका असैन्यकरण किया। युद्ध अपराध धारा ने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ उस समस्त नुकसान के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जो मित्र राष्ट्रों ने उठाया था। जर्मनी को युद्ध क्षति भुगतान के लिए विवश किया। यह रकम लगभग 6 बिलियन पाउंड थी। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने 1920 के दशक से राइनलैंड के समृद्ध संसाधनों पर भी अधिकार कर लिया। अनेक जर्मन लोगों ने अपने वाइमर गणराज्य को न केवल जर्मनी की पराजय के लिए अपितु अपमानजनक वायसराय की संधि को स्वीकार करने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया। दुर्भाग्यवश नाबालिग वीमर गणतंत्र को पुराने राजतंत्र के द्वारा किए गए गुनाहों के भुगतान के लिए भी विवश किया जा रहा था। गणतंत्रीय सरकार को प्रथम विश्व युद्ध को जारी रखने के पाप के लिए राष्ट्रीय अपमान एवं युद्ध क्षति की पूर्ति करते हुए आर्थिक रूप से जर्मनी को दिवालिया करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अगला प्रश्न है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो चलिए इसको करते हैं। नाजीवाद की स्थापना 1918 में म्यूनिख के एक लुहार ने की थी। आरंभ में इसका उद्देश्य मजदूर संघों को मार्क्सवाद के प्रभाव से बचाना था। 1919 में इसका एक अन्य दल में विलय कर दिया गया और नए दल का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी अथवा नाजी दल रखा गया। 12 सितंबर 1919 को हिटलर इसका सदस्य बना। तत्पश्चात इस दल की शक्ति बढ़ती गई और यह लोकप्रिय होता गया। 1930 तक यह अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया। इसकी लोकप्रियता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। वाइमर गणराज्य की असफलता। हिटलर के उत्थान से पूर्व जर्मनी पर वाइमर गणराज्य का शासन था। इसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके शासनकाल में देश में कीमतें आसमान को छूने लगी और बेरोजगारी बढ़ गई। सेना में भी असंतोष फैला हुआ था। फलस्वरूप जनता का इससे मोह भंग हो गया और हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। राजतंत्र के समर्थकों का योगदान। जर्मनी में राजतंत्र के पतन के बाद अनेक शक्तिशाली राजतंत्र समर्थक लोग थे। इनमें बड़े बड़े उद्योगपति, जमींदार तथा सैनिक अधिकारी सम्मिलित थे जिन्होंने हिटलर का समर्थन किया। युद्धों का गुणगान। हिटलर ने मेरा संघर्ष नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने महान नेता द्वारा शासन चलाने, युद्धों तथा उग्र राष्ट्रीयता का गुणगान किया। जर्मनी के अनेक लोगों के ये विचार प्रिय लगे। बेरोजगारी। 1929 ईस्वी में के आर्थिक संकट के कारण जर्मनी के लगभग 80 लाख मजदूर बेकार हो गए। हिटलर ने इन सब लोगों को रोजगार दिलाने का आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया। अन्य पार्टियों में एकता का अभाव। जर्मनी की अन्य पार्टियों में एकता का अभाव था। इस बात से भी नाजीवाद के उत्कर्ष को बल मिला।
हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व। हिटलर असाधारण तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी था। उसमें नेता बनने के सभी गुण थे। वह प्रभावशाली तथा उच्च कोटि का वक्ता था। उसके भाषण बहुत जोशीले होते थे। लोगों का उस पर अंधविश्वास हो गया। वे उसे दैवीय शक्ति समझने लगे। इससे नाजी दल के प्रचार तथा प्रसार में काफी सहायता मिली। साम्यवाद का प्रसार। प्रथम महायुद्ध के पश्चात जर्मनी में साम्यवाद तीव्र गति से फैलने लगा। साम्यवादी पुरातन जर्मन प्रथाओं का आदर नहीं करते थे। वे अंतर्राष्ट्रीयता का प्रचार करते थे। अतः जर्मनी के नेताओं को जर्मन राष्ट्रीयता के समाप्त होने का भय दिखाई देने लगा। उन्हें संदेह हो गया कि साम्यवादी जर्मनी को रूस का दास बना देंगे। हिटलर साम्यवाद का घोर शत्रु तथा पक्का राष्ट्रवादी नेता था। उसने जर्मन जनता के दिलों में भी साम्यवाद का डर बिठा दिया। इस प्रकार हिटलर को जर्मन जनता का बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे? तो चलिए इसको करते हैं। नाजी विचारधारा एक बर्बर तानाशाही की विचारधारा है। इसका उत्थान जर्मनी में हुआ, जिसका नेता हिटलर था। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। जातीय श्रेष्ठता तथा कट्टर राष्ट्रवाद की भावना। नाजीवाद जातीय श्रेष्ठता की भावना से प्रेरित था। हिटलर का मत था कि जर्मनी के लोग शुद्ध आर्य वंश के हैं और उनका वंश ही विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए पूरे विश्व पर राज करने का नैतिक अधिकार केवल जर्मन लोगों को ही प्राप्त है। परंतु इसके लिए जर्मन वासियों में एकता का स्थापित होना अनिवार्य है। अतः जर्मन लोगों को चाहिए कि वे अपने द्वारा हथियाए गए सभी प्रदेश जर्मन सत्ता को सौंप दें। यहूदियों का विरोध। हिटलर यहूदियों का कट्टर विरोधी था। उसका कहना था कि वे स्वार्थी तथा धन के लोभी हैं। उनके मन में जर्मनी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उन्हीं के कारण ही जर्मन प्रथम विश्व युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसलिए हिटलर तथा उसका नाजीवाद यहूदियों का समूल नाश कर देना चाहता था। साम्यवाद तथा लोकतंत्र का विरोध। नाजीवाद साम्यवाद तथा लोकतंत्र का घोर विरोधी था। हिटलर का मत था कि साम्यवादी विचारधारा जर्मनी की प्रगति में बाधक है। अतः साम्यवाद को जर्मनी से जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। हिटलर को लोकतंत्र से भी चिढ़ थी। उसका विश्वास था कि सामान्य जनता के प्रतिनिधि देश के हित संबंधी निर्णय शीघ्रता से नहीं ले सकते, क्योंकि इस कार्य के लिए उनमें बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है। लोकतंत्र की अपेक्षा एक प्रभावशाली व्यक्ति के हाथों में केंद्रीय सत्ता को सौंपना देश के लिए विशेष हितकर है। सैन्यवाद। नाजीवाद हिटलर जर्मनी के साथ वार्सा केंद्रीय संधि में हुए अपमान का बदला लेना चाहता था और देश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जर्मनी का सैनिक रूप से शक्तिशाली होना अनिवार्य था। इसलिए हिटलर ने सैन्यवाद को बढ़ावा दिया। तानाशाही शासन। शासन तानाशाही होना चाहिए। ऐसे शासन का विरोध करने वालों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाए। सच तो यह है कि हिटलर का नाजीवाद जर्मन लोगों की वांशिक श्रेष्ठता, यहूदियों के समूल विनाश, साम्यवाद एवं लोकतंत्र के विरोध, सैन्यवाद आदि तत्वों पर आधारित था। अगला प्रश्न है, नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? तो चलिए इसको करते हैं। 1933 में जर्मनी में शक्ति पकड़ने के शीघ्र ही पश्चात हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध सर्वत्र घृणा का प्रचार करना शुरू कर दिया और इस उद्देश्य में उसे काफी सफलता भी प्राप्त हुई। उसकी इस सफलता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। अपनी सभी कठिनाइयों के लिए जो जर्मनी के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के बाद सहनी पड़ी, उन्होंने वाइमर गणतंत्र को उत्तरदायी ठहराया, क्योंकि उन्होंने मित्र राष्ट्रों से होने वाली कठोर और अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सारी जर्मन जाति ने ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया जैसे कोई उनका जानबूझकर निरादर कर रहा है। चारों तरफ अशांति, निरादर और बेकारी का बोलबाला था। जब हिटलर ने 1933 ईस्वी में वाइमर गणतंत्र से छुटकारा पाया तो लोगों ने चैन की सांस ली। लोगों की नज़रों में हिटलर का आदर और बहुत बढ़ गया
और देखते ही देखते वह लोगों का मसीहा बन गया। यदि उसने यह कहना शुरू कर दिया कि यहूदी बुरे हैं, तो बस सबने यही कहना शुरू कर दिया कि वे बुरे हैं। इस प्रकार हिटलर के व्यक्तित्व ने ऐसा करिश्मा कर दिया कि उसका यहूदियों के विरुद्ध प्रचार सफल होता चला गया। नाजियों, विशेषकर हिटलर ने ईसाइयों की यहूदियों के विरुद्ध परंपरागत घृणा का खूब लाभ उठाया। ईसाई पहले ही यहूदियों को ईसा मसीह की मृत्यु के लिए उत्तरदायी मानते थे, इसलिए यहूदियों के विरुद्ध हिटलर की घृणा का विचारधारा सफल होती चली गई। नाजी लोग या स्वयं हिटलर की इस धारणा ने कि जर्मन लोग उच्च आर्य जाति से संबंध रखते हैं, जबकि यहूदी लोग निम्न जाति के हैं, इस आपसी अंतर को और भी बढ़ावा दिया। इसलिए जब यहूदियों को हजारों की मात्रा में गैस चैम्बरों में मारा जाने लगा, तो जनसाधारण बिल्कुल चुप रहे। नाजी लोगों ने यहूदियों के प्रति घृणा की भावना का प्रसार स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से ही करना शुरू कर दिया। ऐसे में बड़े होकर वे स्वयं इस घृणित सिद्धांत के प्रचारक बन गए। स्कूलों में यहूदियों अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया और यहूदी बच्चों को भी जबरन निकाल दिया गया। इस शुद्धिकरण की नीति और नई पीढ़ी को यहूदियों के विरुद्ध बचपन से ही तैयार करने की नीति का यह परिणाम निकला कि लोग अपने आप यहूदियों से घृणा करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5, नाजी समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इसकी व्याख्या कीजिए। अध्याय 1 की ओर मुड़ जाओ, जो कि फ्रांस की क्रांति पर है। दोनों कालांशों में महिलाओं ने जो भूमिका निभाई थी, उसकी तुलना और उनमें भेद को उजागर करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। नाजी समाज में स्त्रियों की भूमिका। नाजी समाज में स्त्रियों की विशेष भूमिका थी। नाजियों का मानना था कि स्त्रियां पूर्ण रूप से पुरुषों से भिन्न हैं, इसलिए लोकतांत्रिक सरकारों में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों के लिए संघर्ष अनुचित है। इससे समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए लड़कों को मजबूत मन के लड़ाके बनने की शिक्षा दी जाती थी, जबकि लड़कियों को अच्छी माताएं बनने के लिए प्रेरित किया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों को जन्म दे। उन्हें चाहिए कि वे जातीय शुद्धता को बनाए रखें, यहूदियों से दूर रहे, अपने घर परिवार की देखभाल करें और अपने बच्चों को नाजी मूल्य सिखाएं। उन्हीं को ही आर्य संस्कृति तथा जाति को आगे ले जाना है। स्त्रियों की इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन स्त्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी और पुरस्कृत किया जाता था जो शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देती थी। इसके विपरीत अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अपमानित किया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। उनके सिर के बाल काट दिए जाते थे और उनका मुंह काला करके गलियों में घुमाया जाता था। फ्रांसीसी महिलाओं से तुलना। नाजी समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता था। इसके विपरीत फ्रांसीसी समाज में इस स्त्री पुरुष को समान समझा जाता था। उसे पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। नाजी समाज में स्त्री स्वतंत्र नहीं थी। उनका काम केवल बच्चों को जन्म देना और घर परिवार की देखभाल करना ही था। दूसरी ओर फ्रांसीसी समाज में नारी स्वतंत्र थी। नारी को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती थी, यहाँ तक कि उन्होंने राजा को भी झुकने के लिए विवश कर दिया और उसे अपने साथ पेरिस ले आई। इतना होने पर भी तृतीय स्टेट्स की स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें रोटी कमाने के लिए काम करने के साथ साथ घर के सभी काम करने पड़ते थे। अगला प्रश्न है, नाजियों द्वारा जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो चलिए इसको करते हैं। नाजी राज्य का नेता हिटलर था। उसने अपनी जनता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई कठोर पग उठाए। अंततः वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। उसके द्वारा उठाए गए इन पगों का वर्णन इस प्रकार है। विरोधी दलों का दमन। जर्मनी का अधिनायक बनने के पश्चात हिटलर ने सभी विरोधी दलों पर पाबंदी लगा दी। जर्मन संसद अथवा रिक्सटाग में नाजी दल के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसने अन्य सभी राजनीतिक दलों का दमन कर दिया। साम्यवादी व्यापार संघ तोड़ दिए गए तथा उनकी धनराशि जब्त कर ली गई। हिटलर ने घोषणा कर दी कि जर्मन में एक ही दल होगा और वह दल है नाजी दल। इस प्रकार नाजी दल का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभुत्व छा गया।
तूफानी दस्ते। हिटलर ने स्वयंसेवक दल को एक प्रकार की पुलिस सेना में बदल दिया। यह सेना तूफान दस्ते के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस दस्ते का काम नाजी पार्टी के विरोधियों को समाप्त करना था। इन्होंने हिटलर के उद्देश्य की पूर्ति में बहुत सहायता की। गुप्तचर पुलिस अथवा गेस्टापो। हिटलर ने एक गुप्त पुलिस की व्यवस्था की। इसे गेस्टापो कहते थे। इसकी शाखाओं का देश भर में जाल बिछा दिया गया। इस गुप्तचर पुलिस का प्रधान अधिकारी हिटलर का विश्वासपात्र मित्र हेनरिश हेमलर था। गुप्तचर पुलिस का यह संगठन इतना प्रबल था कि साधारण से साधारण तथा गुप्त से गुप्त घटनाओं का पता भी हिटलर को समय से पूर्व लग जाता था। इस प्रकार यह पुलिस बहुत सफल रही तथा हिटलर को अपने उद्देश्य की पूर्ति में इससे बहुत सहायता मिली। शिक्षा, रेडियो तथा सिनेमा पर नियंत्रण। सभी विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण था। विद्यार्थियों को नाजी दल के उद्देश्य तथा आदर्शों से अवगत कराया जाने लगा ताकि वे भविष्य में इसका समर्थन करें। इसी प्रकार रेडियो तथा सिनेमा भी नाजी दल के प्रचार का साधन बन गया। छापे खाने पर नियंत्रण। छापे खाने पर सरकार का नियंत्रण था। किसी समाचार पत्र को नाजी दल की आलोचना की आज्ञा नहीं थी। जो कोई भी नाजी दल अथवा हिटलर के विरुद्ध लिखता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। नजरबंदी शिविर। हिटलर ने देश के भिन्न भिन्न भागों में नजरबंदी शिविर बनवा रखे थे। जिस किसी पर भी नाजी दल के विरोधी होने का संदेह होता था उसे पकड़ लिया जाता था और बिना मुकदमा चलाए इन शिविरों में डाल दिया जाता था। वहाँ उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते थे। हिटलर के इस कार्य से किसी को उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का साहस न होता था। साम्यवाद पर प्रतिबंध। हिटलर ने साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली। साम्यवादी ट्रेड यूनियन तोड़ दिए गए। 1933 में संसद भवन में आग लग गई जिसे समय पर बुझा दिया गया। हिटलर ने इसका जिम्मेदार साम्यवादियों को ठहराकर उन्हें नजरबंदी शिविरों में भेज दिया। यहूदियों का अत्याचार। हिटलर ने खुले तौर पर घोषणा कर दी कि यहूदी देश के शत्रु हैं। उन्हीं के कारण जर्मन को प्रथम महायुद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा था। उसने लाखों यहूदियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। शेष प्राण रक्षा के लिए भाग गए। उसने उनकी संपत्ति जब्त कर ली तथा उन्हें जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया। हिटलर के इस कार्य से उस वर्ग का अंत हो गया जिसका देश के शासन कार्य में काफी हाथ था। सच तो यह है कि जर्मनी में तानाशाही शासन या नाजीवाद का प्रभुत्व हिटलर के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही हुआ। उसने समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाई, रेडियो का मुंह बंद कर दिया, तूफानी दस्तों का आयोजन किया तथा यहूदियों पर करारी चोटें की। उसने अपने दल के विरोधी तत्वों का नाश किया, संसदीय प्रणाली का अंत किया और गुप्तचर पुलिस की गतिविधियां बढ़ा दी। इस प्रकार जर्मन राज्य पर नाजी शासन का कड़ा नियंत्रण स्थापित हो गया। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला वायसराय की संधि देश के साथ की गई, तो यह जर्मनी के साथ की गई थी, तो यहाँ जर्मनी हो जाएगा। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेवार माना गया, तो इसमें जर्मनी को जिम्मेवार माना गया। दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण को माना जाता था, तो किसको? हिटलर को माना जाता था, तो इसमें थर्ड में हिटलर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। 1918 में जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई, वाइमर, इसमें 4 का हो जाएगा, वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 5। 1929 की महान घटना थी, तो इसमें आर्थिक मंदी हो जाएगा, आर्थिक मंदी इसकी घटना थी। क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभावित देश तो कौन था? अमेरिका, इसमें अमेरिका हो जाएगा इसका 6 का। 7। वाइमर गणराज्य का पतन किसने किया? तो इसमें हो जाएगा हिटलर, हिटलर ने किया। 8। हिटलर जाति से नफरत करता था, तो किससे? यहूदी से, इसमें यहूदी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। 9। 1939 ईस्वी में जर्मनी ने हमला किया, तो किस पे हमला किया? पोलैंड पर, इसमें पोलैंड हो जाएगा। 10। दूसरे विश्व युद्ध के लिए संधि को जिम्मेवार माना जाता था, तो कौन सी संधि थी? वायसराय की संधि, इसमें वायसराय हो जाएगा। अब है निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य? तो क्वेश्चन नंबर 1।
अधिक पूंजी की अधिकता अमेरिका में आर्थिक मंदी का कारण था। तो यह सही है, इसमें सत्य हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक मंदी में ने हिटलर के उत्थान में मदद की। तो यह भी सत्य है, इसमें सही टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिटलर नात्सी पार्टी का नेता था। तो यह भी सत्य है, इसमें भी टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 1933 में जर्मनी तानाशाही शासन व्यवस्था काम कर रही थी। तो यह भी सत्य है, इसमें भी टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे विश्व युद्ध में 60 लाख यहूदी मारे गए। तो यह भी सही है, इसको भी टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, वाइमर गणराज्य के समय जर्मनी की दशा सुधरी। तो नहीं, यह गलत है, असत्य है, इसको क्रॉस करना है। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मनी जापान इटली को मित्र राष्ट्र कहा गया है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मनी जापान इटली को मित्र राष्ट्र कहा गया है। तो यह असत्य है, इसको भी क्रॉस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सोवियत रेड आर्मी रूसी सेना को कहा जाता था। तो यह सत्य है, इसको टिक कर देना है। हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना। यह सही है, इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु बम का प्रयोग जर्मनी पर किया गया। यह गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। अब है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करें। तो हिटलर, मुसोलिनी, वाइमर गणराज्य, प्रथम विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी। इधर है ए में 1929, 1914, नात्सी पार्टी, इटली और जर्मनी। तो पहला हिटलर का हो जाएगा आपका नात्सी पार्टी, इसका सी कर देना है। दूसरा है मुसोलिनी, तो इसका है डी, इटली, इसमें दूसरा को डी में मिला देना है। वाइमर गणराज्य, इसका हो जाएगा ई, जर्मनी, वाइमर गणराज्य को जर्मनी से मिलाना है ई से। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका प्रथम विश्व युद्ध, तो यह 1914, बी से मिला देना है इसमें 1914 में। फिर है आर्थिक मंदी, 5 में आर्थिक मंदी, इसको 1929 में मिलाना है। ए में क्वेश्चन, इसको 5 को ए से मिला देना है। अब है सही उत्तर चुने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वसराय की संधि हुई 1918, 1919, 1920 या 1917। तो इसका बी हो जाएगा 1919। वसराय की संधि हुई 1919 में। अब है क्वेश्चन नंबर 2, वसराय की संधि देश के साथ हुई। तो किसके साथ हुई? जर्मनी, तुर्की, फ्रांस या इटली। तो इसमें क्वेश्चन ए हो जाएगा जर्मनी। फिर है वसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए हिटलर, विलियम द्वितीय, वाइमर गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा वाइमर गणराज्य, तीसरा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1917 में, 1918, 1916, 1919। तो इसका हो जाएगा 1918 बी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918, इसका बी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी, जापान, इटली के समूह को धुरी राष्ट्र बोला जाता था, मित्र राष्ट्र, त्रिगुट या त्रिदेशीय। तो 5 का ए हो जाएगा धुरी राष्ट्र। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के समूह को क्या बोला जाता था? धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, त्रिगुट या त्रिदेशीय। तो इसका हो जाएगा 6 का बी, मित्र राष्ट्र। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, हिटलर पार्टी से संबंध रखता था। तो किससे रखता था? फांसीवाद, नात्सी, साम्यवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी, नात्सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। तो जून 1945, अगस्त 1945, जुलाई 1945, मई 1945। तो इसका हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 8 का डी, मई 1945। फिर है 9 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। कब बना? 1919 में, 1925 में, 1930 में या 1933 में। तो इसका डी हो जाएगा, 9 का डी, 1933। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1919, 1921, 1918 या 1920। तो इसका भी डी हो जाएगा 1920। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।